इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। 27 एक समान आवेशित छोटे गोले जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है संयुक्त होकर एक बड़ा आवेशित गोला बनाते हैं। बड़े गोले की धारिता क्या होगी? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। देखिए, इसको एक लगाने का लॉन्ग प्रोसेस भी है जो बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे सामने MCQs क्वेश्चन होंगे तो हम समय कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा लगाने को होते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन तो लग जाएगा लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए समय नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 27 छोटे छोटे गोले हैं और वो एक समान है और एक गोले का आवेश आपको दिया गया है, एक गोले की धारिता आपको दी गई है 10 माइक्रोफैरड आपको दी गई, ठीक है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि जब ये छोटे से गोले 27 मिलकर एक जब बड़ा गोला बनाते हैं तो उस बड़े गोले की जो धारिता होगी वो क्या होगी, यानी C' हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। C' इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू सी। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर, जो छोटे छोटे गोले दिए गए हैं आवेशित उनको यहाँ पे n कहा गया है। ये वैल्यू आपको n और c आपको दिया गया। अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आइए देखते हैं। C' इक्वल टू 27 की पावर 1/3 इंटू 10। तो 27 का जो घन मूल जो होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 3 होता है और इंटू 10। तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट 30 माइक्रोफैरड। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, हर क्वेश्चन में काम आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, बस यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेयर्स और नंबर ऑफ कैपेसिटिंग वैल्यू आपकी यहाँ पे चेंज होगी। फार्मूला आपको ये याद रखना है, आप इससे आंसर को जल्द से जल्द कुछ ही सेकंड में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत ही जल्दी इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 64 एक समान छोटे गोले जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा 2 जूल है संयुक्त होकर एक बड़े गोले का निर्माण करते हैं। बड़े गोले की कुल ऊर्जा क्या होगी? ये भी इसी तरीके का एक ट्रिक के मेथड से हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ट्रिक को लिख लेते हैं। E' यानी जो बड़ा गोला होगा उसको E' करते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करते हैं n, जो स्मॉल n है इसकी पावर यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में ली जाती है 5/3 और जो एक गोले की ऊर्जा है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है और तो हमको ये करना होगा, n आपको यहाँ पे दिया गया है 64 और उसकी होल पावर 5/3 मल्टीप्लाई बाई 2 जूल। अगर हम देखें तो 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और उसकी होल पावर 5/3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप देखते हैं पावर पे अगर पावर हो तो वह कैंसिल हो जाती है, तो कितना बचेगा हमारे पास 4 की पावर 5 इंटू 2। अगर हम 4 की पावर 5 को सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीपल करने से जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 10, 24 और इंटू 2। तो इसको डबल कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2048 जूल। तो ये एक आपका ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो जस्ट सेकंड में आप आंसर को प्राप्त कर लेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा क्षैतिज है और ये एक समतल दर्पण है जो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पर इसको रखा गया। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ये दर्पण है। यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है, यानी यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर किरण जा रही है वो इस तरीके से और इस दर्पण पे वो टकराती है, तो बताइए दर्पण तथा परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित हो सकते हैं। तो देखिए, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा ज्योमेट्री का बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर। आइए इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं। उसने सिंपल सम से कहा है कि एक दर्पण है वो क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर गिरा हुआ है और ऊर्ध्वाधर, जब ऊर्ध्वाधर किरण जाएगी तो वो यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम अगर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। अब परावर्तन का रूल भी लगाना है हमें यहाँ पे।
कि परावर्तन ये हमारा क्या होगा, अभिलंब, ठीक है। ये हमारा जिस एंगल पे गिरेगा वो आई होगा और इतने ही एंगल पे ये हमारा परावर्तित भी होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये एंगल आपका होगा आर। तो अब ये एंगल कितना आई, जितना आई होगा उतना आर होगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए हमेशा इस अविलंब को ध्यान दीजिए, ये अगर इधर से अगर 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ भी ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हमको इतना पता ये 60 है, तो ये वाला आप ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। ये आपको कितना निकल के आया आपका, ये आपको 30 डिग्री निकल के आ रहा होगा, ठीक है। ये 30, अब एंगल आई और एंगल आर, ये परावर्तन का रूल होता है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। तो ये पूरा जो सम आपको निकल के आया ये 60 डिग्री निकल के आया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा हमसे पूछ रहा है दर्पण, यानी ये जो दर्पण है ये और परावर्तित किरण, यानी ये किरण परावर्तित है और ये दर्पण, ये कोण कितना बन रहा है, ये वाला, उसने ये हमसे पूछा है। तो बहुत सिंपल है, 60 ये है, ये 60 हम लोगों ने ज्ञात कर चुके हैं। और एक रेखा का जो टोटल कोण होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ये पूरा कोण 120 हो चुका है, तो ये बचा हुआ कोण आपका कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ए। इसमें बहुतों ने 90 डिग्री लगाया होगा, या क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे तो 45 डिग्री भी लगाए। आई होप अब आप इसका डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप प्रकाश का वेग जरूर ध्यान कर लीजिए। प्रकाश का वेग होता है c = 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो प्रकाश की चाल होती है ये निर्वात में होती है या वायु में होती है। अब सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल ये होती, अगर अब कोई माध्यम बदला जाएगा तो प्रकाश की चाल इससे कम हो जाएगी। ये आपको पहले से ही माइंड में होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं हो सकते। अब आपके सामने ऑप्शन ए रह गया और ऑप्शन बी रह गया। अब आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो V = C/n, n से मतलब यहाँ पे अपवर्तनांक से लिया जा रहा है। C आपको पता है 3.0 × 10⁸ और n आपको दिया गया 1.33। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे बाय द कैलकुलेशन तो आपको आंसर मिलेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है, आपको ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे लगातार। जल एवं कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.3 तथा 1.5 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस भी लगाने का, लेकिन MCQs क्वेश्चन में हमें कम समय में क्वेश्चन पूरा लगाना होता है, आंसर प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्रम देखो क्या पूछा जा रहा है, कांच का जल के सापेक्ष, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो क्वेश्चन कह देता जल का कांच के सापेक्ष तो हम वैसा सोचते, और अगर कांच का जल के सापेक्ष है तो हम वैसा सोचेंगे। तो जो भी उसने जैसा उसने वर्ड टू वर्ड कहा है वैसा ही वर्ड टू वर्ड इसको समझना है। सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, कांच का जल के सापेक्ष उसने पूछा है अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक हमारे सामने कितना है, वो दे रखा है 1.5। बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा, 1.5। और बाद में आपको दे रखा है, बाद में जल दे रखा है, तो जल का बाद में लिखेंगे अपॉन करके 1.3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.15। तो राइट ऑप्शन इज बी। इसको समझ लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच पहले न्यूमरेटर में और जल डिनोमिनेटर में। अगर वो कहता है जल का कांच के सापेक्ष तो 1.3 ऊपर होता है और 1.5 नीचे होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है। फ्रिंज में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। आइए इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे तीव्रताओं का अनुपात दिया गया, दो तीव्रताएं हैं I1 I2, इसको सपोज कर लेते हैं, और ये तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है 16:1। आप क्या करें, इसको तुरंत वर्गमूल ले लें। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहता है। तुरंत आप वर्गमूल
आप ले लीजिए, क्योंकि नंबर ही ऐसे दिए गए होंगे जिसका आप वर्गमूल ले लें। अब क्या करें, इनको एक बार जोड़ दें, तो 4 और 1 कितना आपका हो जाएगा 5, और इनको एक बार आप घटा दें तो क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3। ठीक है, जिसमें आपने जोड़ा है ये अधिकतम तीव्रता को बताता है, और जिसमें आपने घटाया ये मिनिमम तीव्रता को पूछता है। अब इसमें किसने अनुपात पूछा, तो पहले क्या इसने वर्ड इस्तेमाल किया, अधिकतम, और बाद में न्यूनतम। तो हमें क्या करना होगा, पहले अधिकतम लिखना होगा और उसके बाद न्यूनतम, यानी उसके बाद न्यूनतम लिखना पड़ेगा, और इस पूरे का वर्ग कर देना होगा। तो हम देखेंगे कि हम 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9। तो राइट ऑप्शन इज़ 25:9, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, इसको सीख लीजिएगा, ये बहुत जगह काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि दो ऊर्जा स्रोत 3000 एंगस्ट्रॉम तथा 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, ऊर्जा की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तरंग दैर्ध्य दे रखी हैं, λ1, यानी इसको हम लोग 3000 एंगस्ट्रॉम में कहेंगे, और दूसरा हमको कहा जा रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम। वैसे इसको लगाने का लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन हम ट्रिक सीखे यहाँ पर। आप ये जान लीजिए कि ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से इस रिलेशन का हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है। इसी के आधार पर E1/E2 = रिवर्स करके लिखा जाएगा λ1/λ2, यानी 4000 को जब आप 3000 से भाग करेंगे तो आप खुद देखेंगे सिर्फ 4/3, ये 3 जीरो कट जाएंगे तो 4/3 आएगा, यानी इनका जो अनुपात आप देख रहे हैं वो होगा 4:3, यानी राइट ऑप्शन इज ए। ये सब इस तरीके के सवाल में आप इस तरीके से ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जब एक पदार्थ पर 60 डिग्री आपतन कोण पर प्रकाश आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित पाया जाता है। पदार्थ का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब ध्रुवण की घटना घट रही है, और जब ध्रुवण की घटना घटती है तो एक कोण जो दिया जाता है वो ध्रुवण कोण कहलाता है, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, यानी पोलराइजेशन एंगल, और वो आपको दिया गया 60 डिग्री। ठीक है, ये दे देना बहुत क्वेश्चन को इजी कर देता है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है, सबसे पहली चीज़ वो पदार्थ जिसका अपवर्तनांक क्या है। तो सीधे अपवर्तनांक का निकालने फार्मूला होता है μ = tan P। अब P आपको दिया गया 10, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 60 डिग्री, और tan 60 की डिग्री की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से मालूम है √3 होती है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे अपवर्तनांक कितना है √3। पहला पार्ट आपको इसमें मिल चुका है। अगर हम ऑप्शन को पकड़ें तो यहीं से पकड़ सकते हैं, √3 इन सभी ऑप्शन में दो में आ रहा है, एक ए में और एक सी में। तो सी में 1/√3 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो सिर्फ अब क्या ऑप्शन होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। लेकिन हम पूरा लगाते हैं इसको। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है कि आपका आर कितना हो, यानी अपवर्तन कोण कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल सा है। आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या किया करें कि 90 में से ये एंगल हटा दिया करें तुरंत। ठीक है, 90 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप ट्रिक सीख लीजिए। μ = tan P, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए तो आंसर आएगा। और अपवर्तन कोण निकालने के लिए जो भी आपको ध्रुवण कोण दिया है उसको 90 में से माइनस कर दीजिए, तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान आवेश की 64 आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। यदि प्रत्येक बूंद पर विभव 10 वोल्ट है तब बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। अभी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये भी उसी कड़ी में एक नया क्वेश्चन है और नई ट्रिक के साथ इसको हम लोग लगाते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि ये वोल्टेज नया वाला जो बड़ी बूंद का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको विभव के लिए, ये विभव में इस्तेमाल होगी ट्रिक। आप सोचिएगा, मैंने आपको धारता की ट्रिक बताई, मैंने आपको ऊर्जा की ट्रिक बताई, इसी तरीके से अब ये विभव की ट्रिक है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा V' = n⁻2/3 इंटू सिंगल वोल्टेज, जो एक गोले का वोल्टेज होगा। अब यहाँ पे n कितना है हमारे पास 64 है, इसको 64 को लिखेंगे और उसकी पावर 2/3, और एक वोल्टेज कितना दिया गया, एक वो 10 वोल्ट का दिया गया है। 64 को अगर हम देखेंगे, 64 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 64 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
4 की पावर 3 और ये 2/3 इंटू 10। आप देखेंगे पावर पे पावर है तो ये इंटू हो गए 3 और 3 कट जाएगा, तो 4 की पावर 2 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 वोल्ट। वेरी सिंपल, आपको एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से ये ट्रिक बचाती है, आप इसको यूज़ करिएगा। MCQ क्वेश्चन के लिए ऐसे ही ट्रिक काम आती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा है कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसकी लंबाई खींचकर n गुना बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ये एक क्वेश्चन ना होकर एक खुद एक ट्रिक है जो आपको यहाँ पे देखनी होगी। आपका पहले एक मतलब मान लीजिए एक तार था जिसका प्रतिरोध आपका R था, इस तार को 10 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक, यानी 10 गुना बढ़ा दें तो नया जो प्रतिरोध बनेगा यानी ये जो R डैश है वो क्या होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो यही इन्हीं ऑप्शन में से एक होगी, उसको हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रिक होती है वो आपकी होगी R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। दिस इज योर ट्रिक। राइट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको ये ट्रिक और उसके सोल्यूशन समझ में आए होंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।